इंदौर के लिए चंद दिन रह गए, तुरंत उसके 6-8 दिन बाद रोहतक रहेगी। ये जो फेज है ये सबसे ज्यादा किस चीज का है, वो है मॉक टेस्ट, एंड दैट टू विद प्रॉपर एनालिसिस। कैसे मॉक टेस्ट की एनालिसिस की जानी चाहिए सो दैट वो आपके लिए कुछ इंपैक्टफुल रोल प्ले करे आपके ओवरऑल स्कोर। स्ट्रैटेजीज बता दूंगा कि आईपीमैट मॉक टेस्ट में आपने कैसे स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए। फिर एफएसएन फॉलो 5 मिनट रिव्यू स्ट्रैटेजी फॉर स्पेशली वीआरसी, क्योंकि वीआरसी में बड़े बड़े आरसीज होते हैं दोस्तों। तो यस गाइज, अगर ये सब चीजें सही ढंग से करोगे तो अल्टीमेटली आपको पता है आईपीमैट जैसी एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो पहिए पे चलती है, एक स्पीड और एक एक्यूरेसी। Hello everyone guys, my name is Vineet Kankre and I am your quant faculty at this wonderful channel IPMAT वाला by PW। दोस्तों अब आपको पता है इंदौर के लिए चंद दिन रह गए, तुरंत उसके 6-8 दिन बाद रोहतक रहेगी। जिपमैट थोड़ा सा डिले हो गया इस साल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं गाइस, उतना भी डिले नहीं हुआ है कि आप यहाँ से जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब ये जो फेज है ये सबसे ज्यादा किस चीज का है, हम हमेशा बोलते हैं मॉक टेस्ट। ऑफकोर्स प्रैक्टिस, रिविजन, सिलेबस कंप्लीशन ये सब चलते रहेगा पैरेलली, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा चलनी चाहिए वो है मॉक टेस्ट, एंड दैट टू विद प्रॉपर एनालिसिस। तो आज अपने इस शानदार वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि कैसे मॉक टेस्ट की एनालिसिस की जानी चाहिए सो दैट वो आपके लिए कुछ इंपैक्टफुल रोल प्ले करे आपके ओवरऑल स्कोर इंक्रीज में, है ना। तो गाइज अब देखो, सिंपली मैं आपको पहले तो स्ट्रैटेजीज बता दूंगा कि आईपीमैट मॉक टेस्ट में आपने कैसे स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए। फिर एफएसएन एनालिसिस, क्योंकि मैंने कहा ना सिर्फ मॉक टेस्ट देना इनफ नहीं है, उसको सही ढंग से एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट है। तो वो जो एनालिसिस का ट्रिक है या एनालिसिस की स्टाइल है ना, वो होता है एफएसएन। अब वो क्या है मैं आगे बताऊंगा, और साथ में दोस्तों हम डेफिनेटली देखेंगे कैसे आपको ये हेल्प करेगी। तो स्ट्रैटेजीज फॉर आईपीमैट मॉक टेस्ट, सबसे पहले तो आपको याद रखना है गाइज कि बी क्लियर अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब आप इस मोमेंट पे आ चुके हो, अब हार्डली इंदौर 4th को है गाइज, हार्डली आप कुछ और मान लो 10 टेस्ट दे पाओगे। तो आपको अब यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, यहाँ पे आपको अपने जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, उसके लिए बड़ा अलर्ट रहना है। मतलब आपको पहले तो इंदौर का पैटर्न समझ लेना है कि इंदौर में भाई कौन कौन से सेक्शन होते हैं और कौन से सेक्शन ज्यादा डोमिनेटिंग है, और फिर उसमें से आपकी स्ट्रेंथ कौन सी, उन पर खेलो गाइस, उन पर खेलो। सही ढंग से सिलेक्शन करो क्वेश्चन का, और क्वेश्चन देते समय अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन में अटक भी जाओ तो आगे बढ़ो, उसमें स्टक मत रहो। सो बी क्लियर अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, फॉलो 5 मिनट रिव्यू स्ट्रैटेजी फॉर स्पेशली वीआरसी, क्योंकि वीआरसी में बड़े बड़े आरसीज होते हैं दोस्तों। मान लो आप एक गलत आरसी में फंस गए तो वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। कॉन्ट का तो भी एक क्वेश्चन आपको समझ जाएगा, अगर आपने ना अटेम्प्ट करने को चाहा फिर भी अटेम्प्ट कर लिया तो विद इन अ मिनट आपको समझ जाएगा मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया, आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आरसी का पता चलते चलते 5 मिनट निकल जाएंगे और फिर पता चलेगा यार ये आरसी तो पल्ली नहीं पड़ रही, इसकी लैंग्वेज इतनी टफ है कि हमें समझ ही नहीं रहा है। तो ऐसी केस में गाइस 5 मिनट रिव्यू स्ट्रैटेजी यूज करो सो दैट आप पहले वो सही से सिलेक्ट कर लो कि कौन से क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करना है, कौन से नहीं। सेम अब रीजनिंग में भी, अब मैं इंदौर की बात नहीं करूंगा, इंदौर में रीजनिंग नहीं है, बट अगर रोहतक में है, अगर जिपमैट में है, तो वहां पर आपको रीजनिंग में भी जो बड़े बड़े पजल्स होते हैं ना, या अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, वो अगर आपको लग रहा है कि लेना चाहिए या नहीं, ये पहले 5 मिनट में डिसाइड कर लो। यानी शुरुआत करने से पहले 5 मिनट रिव्यू स्ट्रेटेजी यूज करो, स्पेशली फॉर वीआरसी और एलआर में जो बड़े बड़े पजल्स होते हैं उसके लिए, कि वो करना है या नहीं करना है फर्स्ट गो में। ठीक है, तो 5 मिनट रिव्यू स्ट्रेटेजी, फिर क्वेश्चन लेना शुरू करो, या फिर आरसीज को बाद में रखते हुए पहले वो सिंगल छोटे छोटे क्वेश्चंस करके बाद में आरसीज पे आओ, बट उसमें भी पहले चेक कर लेना कौन से करना है और कौन सी आरसी को छोड़ना है। देन दोस्तों क्वांट में ये तो बात हुई किसके लिए, ये बात हुई स्पेशली वीआरसी के लिए 5 मिनट रिव्यू स्ट्रेटेजी बराबर। साथ में रीजनिंग के भी वो क्वेश्चन जो थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन क्वांट और रीजनिंग के वो क्वेश्चन जो थोड़े से सिंगल लाइन के होते हैं, 2 लाइन के होते हैं, 3 लाइन के होते हैं, और क्वांट ओवरऑल क्वांट, उसके लिए जो स्ट्रेटेजी है ना वो मल्टीपल राउंड टेक्निक है। मैं हम हमेशा क्लास में बात भी करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने फर्स्ट राउंड में करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपने सेकंड राउंड में करना चाहिए, ये डुएबल था बट लेंदी था, कैलकुलेटिव था, इसको सेकंड राउंड में करो, है ना, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट राउंड में करो। ये जो हम बात करते हैं ना गाइस, इसी को तो बोलते हैं मल्टीपल राउंड टेक्निक। यहां गो विद द फ्लो नहीं करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन पहले अटेंड करो, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, नहीं। यहां पे आपको देख के, अब यार क्वांट के तो 2 3 4 लाइन के क्वेश्चन होते तो देख के समझ जाते हैं मेरे से होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बड़ी अच्छी से पता है। तो एज पर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आप क्वेश्चन का सिलेक्शन करो। फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन जो बहुत इजीली डुएबल है, कम टाइम में हो जाएंगे। सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन जो डुएबल तो है बट टाइम टेकिंग है,
उसको फर्स्ट राउंड में कभी मत करो, ठीक है। और अगेन ये करते करते ऑब्वियस सी बात है होगा कि आपने शायद गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, बट कोशिश करो नेक्स्ट मॉक से वो ना हो, कोशिश करो कि उस मॉक में भी आप उसको छोड़कर अगर आगे बढ़ सको तो, ठीक है। देन गाइज आगे बढ़ते हैं, लीव रॉन्गली सिलेक्टेड क्वेश्चन। जो मैंने अभी आपसे कहा कि अगर कोई क्वेश्चन आपने गलती से सिलेक्ट कर लिया है तो उसको छोड़कर आगे बढ़ो, ईगो पे कोई भी क्वेश्चन को नहीं लेना है, एंड यू शुड बी एक्सपेरिमेंटल एट इनिशियल स्टेज। अब ये इनिशियल स्टेज ऑफकोर्स इंदौर के लिए तो नहीं रहा, इंदौर के लिए तो नहीं रहा इनिशियल स्टेज। अब इंदौर में जो भी करना है आपको 100% अपने स्ट्रेटेजी, अपने प्लान ऑफ एक्शन के साथ करना है, जो कि आप डी डे पे यूज करने वाले हो। हाँ, लेकिन जिपमैट में टाइम है, अगर उसकी मॉक टेस्ट आप शुरू कर रहे हो तो इनिशियल स्टेज में आप एक्सपेरिमेंटल रह सकते हो। एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल। पहले आपने अरिथमेटिक के क्वेश्चन ज्यादा ढूंढ लिए, अलजेब्रा के ज्यादा ढूंढ लिए, है ना। सेकंड मॉक में आपने रिवर्स किया, पहले आपने नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा देखकर चले, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल कि आपको भी नहीं, अगर वो कब करना है ये भी मैं आपको बता दूं, जब आप श्योर नहीं हो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। सर वैसे आता तो सभी है, बट पता नहीं मॉक टेस्ट में कौन सा सेक्शन इजी जाएगा, पता नहीं मॉक टेस्ट में कौन सा सेक्शन परेशान करेगा, ये समझने के लिए आप एक्सपेरिमेंटल हो सकते हो, बट अगेन नॉट फॉर इंदौर। इंदौर में तो अब आप अपने डी डे पे जो स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हो उसी स्ट्रेटेजी से मॉक दो। और मैं हमेशा बोलता हूँ मॉक टेस्ट का टाइम भी फिक्स रखो। इंदौर का अगर मॉक दे रहे हो तो उसी टाइम पे दो जिस टाइम पे इंदौर की एग्जाम होने वाली है। रोहतक का अगर मॉक दे रहे हो तो उसी टाइम पे दो जिस टाइम पे रोहतक की होने वाली है। सेम फॉर जिपमैट। तो ब्रेन को उस मोमेंट पे अपना बेस्ट काम करने की आदत अभी से डालो। बहुत से स्टूडेंट जिनसे मेरी बात होती है, अभी हम ऑफलाइन मैराथन में मिले थे, वो बता रहे थे सर मैं तो रात में 12 बजे मॉक देता हूँ। क्या फायदा भाई, आप अपने ब्रेन को सबसे ज्यादा एक्टिव रात को 12 बजे कर रहे हो, और 12 बजे मॉक देकर वो ब्रेन आपका उस मोमेंट पे जब इंदौर की एक्चुअल एग्जाम होने वाली है उस मोमेंट पे तो सोया सोया रहेगा, है ना, थका थका रहेगा। तो ये तो गलत जा रहे हो ना फिर आपको लग रहा है मॉक में बड़ा अच्छा परफॉर्म हो रहा है लेकिन डी डे पे नहीं हुआ, क्योंकि आपके ब्रेन को उस मोमेंट पे अपना बेस्ट खेलने की आदत ही नहीं है। तो ब्रेन को अभी से अपना बेस्ट खेलने की आदत उस टाइम पे रखो जिस टाइम पे आपकी एग्जाम होने वाली है। तो गाइज ये थी ओवरऑल स्ट्रेटेजी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने कहा ना मॉक देना बिना एनालिसिस के ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी। उससे तो भाई 2 चैप्टर पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, वो काम आएगा। पर अगर आप सिर्फ मॉक देने के लिए दे रहे हो, उसमें कैसे स्कोर आया, कौन से सेक्शन में अच्छा किया, कौन से में बुरा किया, कौन से सेक्शन कौन से क्वेश्चन में आप अटके रहे, कहाँ सिली मिस्टेक हुई है ना, ये चीजें अगर आप एनालाइज नहीं करोगे और उस पर काम नहीं करोगे तो फिर गाइज ये मॉक देना फिजूल है। तो यस, एनालिसिस कैसे करना है अब ये बहुत अच्छी से समझो, और इसके लिए मैंने आपको बताया था FSN। FSN क्या होता है अब देखना। सबसे पहले तो आप क्या करोगे गाइज, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आप अपना रिजल्ट देखोगे। बिना रिजल्ट सर पैनिक हो जाते रिजल्ट देख के, भाई फिर दे ही क्यों रहे हो। रिजल्ट देख के अपने आप के रिजल्ट को किसी और से कंपेयर नहीं करना है। स्टूडेंट की सबसे बुरी आदत होती है कि वो अपने रिजल्ट को किसी और से कंपेयर करते हैं। चैट में भाई मेरे तो 200 मार्क आ रहे हैं, हम देखते हैं ना चालू लेक्चर में शुरू रहते हैं बच्चे आपस में, कोई बोल रहे मेरे 200 आ रहे, कोई बोल रहे मेरे 100 आ रहे, कोई बोल रहे मेरे 103 आ रहे। तो भाई फिर ये आपस में अरे तेरे इतने ज्यादा कैसे आ रहे यार, मेरे से फिर हो पाएगा कि नहीं। भाई दूसरों से कंपेयर मत करो। क्या पता जो बोल रहा है उसने वाकई में उतनी सीरियसली दिया है या नहीं दिया, या वाकई में उसने दिया भी है या नहीं दिया है। आप अगर कंपेयर करना है, कंपैरिजन वैसे तो वर्स्ट चीज है, बट उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज तब करो जब आप उसी कंपैरिजन को खुद से कर रहे हो कि यार पुराने मौके में इतने आए, इस मौके में इतना है, गुड, मैं अच्छा जा रहा हूं। लेकिन उसमें भी अगर बाय चांस पुराने मॉक में ज्यादा आ गए और नए मॉक में, लेटेस्ट मॉक में कम आ गए, तो पैनिक नहीं करना है। उसमें भी अपनी एनालिसिस से गलतियां समझना है कि इस मॉक में मैंने वो क्या मिस्टेक कर दी जो पुराने मॉक में नहीं करी थी। वैसे ही तो आपको रियलिटी चेक मिलेगा, फिर ही तो आप इन मिस्टेक से बचोगे डी डे आते आते, फाइनल एग्जाम डे आते आते। तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। करना भी है तो सिंपली बस खुद के प्रीवियस स्कोर से करो, और उसको भी पॉजिटिव नोट पे कि अगर अच्छा आए तो बल्ले बल्ले, बी मोटिवेटेड और आगे बढ़ो, और कम भी आए तो सोचो कि कहाँ गलती हुई इस मॉक में जो पिछली मॉक में नहीं करी थी। ठीक है, तो रिजल्ट को पक्का देखो गाइस। स्टूडेंट पैनिक के लेवल में रिजल्ट देखते नहीं है। फिर आपको देखो एफ स्टैंड्स फॉर फास्ट सॉल्व्ड। देन आपको ऐसे क्वेश्चन, मैंने कहा ना सिलेक्शन सही से करो। ऐसे क्वेश्चन जहां अगेन आपको मल्टीपल राउंड टेक्निक से आप अपने क्वेश्चन को सिलेक्ट किए, देन 5 मिनट रिव्यू टेक्निक से आपने अपने क्वेश्चन को सिलेक्ट किए, जैसे मैंने वीआरसी में कहा, मैं ओवरऑल सारे सेक्शन के लिए बता रहा हूं। तो उसमें जो आपने पहले फास्ट सॉल्व किए होंगे उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि करेक्ट ही आएंगे, क्योंकि यार वो क्वेश्चन हमने अपने दम पे सिलेक्ट करे थे, वो क्वेश्चन हमने अपने कॉन्फिडेंस पे सिलेक्ट करे थे कि यार ये तो मेरे से हो जाएगा, चलो इसको करते हैं। तो वो क्वेश्चन आप सिलेक्ट उसी दम पे करते हो ना कि आपसे हो जाएगा, यानी करेक्ट ही आएगा और फास्ट भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। वैसे तो क्वेश्चन हम स्टार्ट में सिलेक्ट करने बोलते हैं, तो वो क्वेश्चन जो आपने फास्ट सॉल्व किए उसमें से कुछ करेक्ट आएंगे, कुछ रॉन्ग आएंगे।
अब करेक्ट आने वाले पे क्या करना है, रॉन्ग आने वाले पे क्या करना है, मैं ये तक बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो आप फास्ट सॉल्व कर रहे हो, बट उसमें भी हो सकता है कि मैक्सिमम करेक्ट आए, बट एक हाथ दुक्का रॉन्ग भी आ जाए। अब रॉन्ग आने के क्या रीजन है वो भी हम आगे बात करेंगे। तो एफ यानी फास्ट सॉल्व, देन एस यानी स्लोली सॉल्व, स्लोली सॉल्व, कि भाई आपने सॉल्व तो किया है लेकिन बड़ा टाइम ले लिया, बड़ा टाइम ले लिया। अब इसमें भी चांसेस है कि करेक्ट आए या रॉन्ग आए। एंड एन यानी एफ हो गया फास्ट सॉल्व, एस यानी स्लोली सॉल्व, एंड एन यानी नॉन सॉल्व। ऐसे भी तो कोई क्वेश्चन रहे होंगे ना कि वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाए, सॉल्व ही नहीं कर पाए। अब सॉल्व नहीं कर पाने के दो रीजन है, एक तो आपने देखा ही नहीं क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, उस क्वेश्चन तक आप पहुंच ही नहीं पाए। गाइस अगर ये चीज हो रही है ना, ये वर्स्ट हो रही है, इसका मतलब आपको अभी भी स्पीड इंप्रूव करने की जरूरत है, इसका मतलब अभी भी आपको बेस्ट सिलेक्शन करने की जरूरत है। अगर कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह जाता है उस रीजन से कि आप देख ही नहीं पाए उस क्वेश्चन को, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, तो स्पीड बढ़ाओ दोस्तों, सिलेक्शन अभी भी आपका सही नहीं जा रहा है। तो अनसीन नॉन सॉल्व क्यों है, क्योंकि देखा ही नहीं, या देखा बट आपसे हुआ नहीं। चलो ये तो भी मानते, देखा बट सर वो पल्ले पड़ा ही नहीं कैसे करना है, दैट इज ओके। तो वो क्वेश्चन तो वैसे भी लेना ही नहीं ना फर्स्ट राउंड में ना सेकंड राउंड में, कि देख के भी आपको अगर समझ गया कि होने नहीं वाला तो क्यों ले, किसने बोला है पूरे अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट का एक मिथ और ये भी होता है, एक तो वो दूसरों से कंपेयर करते, वो मैंने कहा वो कभी मत करो। दूसरा मिथ होता है कि वो सोचते हैं कि सारे ही अटेम्प्ट करना है। सर इतनी कोशिश कर रहे, इतनी मॉक दे रहे, बट फिर भी अभी भी पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। पूरे अटेम्प्ट किसको करना है भाई, जबरदस्ती क्यों निगेटिव लाना चाहते हो पूरे अटेम्प्ट करने के चक्कर में। जो पूरे आईपी मैट को टॉप करने वाला है वो भी पूरे अटेम्प्ट नहीं करने वाला है। बस आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है विथ 100% एक्यूरेसी, एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। अगर कुछ क्वेश्चन आपको देखकर भी लग रहा है कि नहीं हुए, दैट इज ओके, वो छोड़ने वाले ही क्वेश्चन थे, वो एग्जामिनर ने डिजाइन ही इसलिए किए थे कि ट्रैप में फंसे स्टूडेंट, और आपने अगर वो छोड़ा है तो आप उस ट्रैप से बचे हो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए इसलिए सॉल्व नहीं कर पाए। हो सकता है कि वो जहां तक आप पहुंच नहीं पाए वो क्वेश्चन इतने ईजी, इतने हलवे हो, बट आप पहुंच ही नहीं पाए, और उस चक्कर में आपके अटेम्प्ट कम हो गए, इतना श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे रह गया। तो मॉक टेस्ट में ये तीन कैटेगरी जरूर होती है गाइस, कि वो क्वेश्चन जो आपने फास्ट सॉल्व किए, वो क्वेश्चन जो आपने स्लोली सॉल्व किए, वो क्वेश्चन जो आप सॉल्व ही नहीं कर पाए। अब फास्ट सॉल्व करने वाले भी जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं वो करेक्ट हो सकते हैं, इनकरेक्ट हो सकते हैं। जो स्लोली सॉल्व किए हैं वो भी करेक्ट हो सकते हैं, इनकरेक्ट हो सकते हैं। जो सॉल्व ही नहीं कर पाए वहां पे दो रीजन है, कि देख कर हुआ नहीं इसलिए सॉल्व नहीं कर पाए, दैट इज कंप्लीटली फाइन। लेकिन आप वहां तक पहुंचे ही नहीं, देख ही नहीं पाए उस क्वेश्चन को, दैट इज नॉट फाइन। तो अब इनके साथ क्या करना है, ये तो आपने क्या किया, ये तो सिर्फ ऑब्जर्व किया है, एग्जाम दी, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद ये आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया। अब शुरू होता है प्लान ऑफ एक्शन, कि इनके साथ क्या प्लान ऑफ एक्शन की जाए। तो देखो अब सिंपली, अगर वो क्वेश्चन एफ मतलब क्या, जो आपने फास्ट सॉल्व किए थे और करेक्ट है, क्विक रिव्यू एंड सिंपली इग्नोर, मतलब इसको एक बार देखो, अरे वाह फास्ट सॉल्व किए थे, मैंने जो अटेम्प्ट किया था वो सही आंसर आ गया और जल्दी भी आया, बस आगे बढ़ो। उन क्वेश्चन को ज्यादा तवज्जो देना ही नहीं है एग्जाम में। वो क्वेश्चन को ज्यादा तवज्जो दो जो फास्ट सॉल्व कर सको, वो भी करेक्ट आंसर ला सको। लेकिन जब एनालिसिस करते हो तो उन क्वेश्चन को तवज्जो दो ही मत, क्योंकि इनमें कोई खामियां ही नहीं है, वो आपने सॉल्व भी फास्ट किया और करेक्ट भी आया है, तो खत्म। उसको में आप एक बार बस सिंपली एक बार रिव्यू करो और आगे बढ़ो। बट वो क्वेश्चन गाइस जो आपने फास्ट सॉल्व किए लेकिन गलत आए, मुझे बताओ, फास्ट सॉल्व किए हैं इसका मतलब आपने उसको इंटेंशनली सिलेक्ट किया होगा कि यार ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपने कर भी दिया फास्ट लेकिन फिर भी गलत आया, उसका मैक्सिमम चांस है सिली मिस्टेक्स, उसका मैक्सिमम चांस है कैलकुलेशन मिस्टेक्स, या कई बारी तो एग्जाम प्रेशर में करेक्ट आने के बाद भी गलत ऑप्शन पे टिक हो जाना, ये भी एक उसका चांस है। तो गाइस फाइंड आउट द सिली मिस्टेक एंड नेवर रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन। तो उन क्वेश्चंस को आप देख लो कि यार ये तो मैंने भाई बहुत खुश होकर सिलेक्ट किया था क्योंकि ये मेरे से होने जैसा क्वेश्चन था, ये गलत कैसे आ गया। तो कहीं हो सकता है कि कोई लाइन को आपने मिस इंटरप्रीट कर दिया हो, ये भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन की एक लाइन कुछ और बोल रही थी, आपने कुछ और इंटरप्रीट कर दिया, उसने मैक्सिमम बोला होगा, आपने मिनिमम निकाल लिया, वॉट एवर इट इज, या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, हल्की सी प्लस माइनस सिली मिस्टेक। तो वो चीज देख लो, क्योंकि आपका वो फेवरेट क्वेश्चन था इसलिए आपने उसको फास्ट वाले राउंड में सिलेक्ट किया था, फर्स्ट वाले राउंड में, और फाइनली आप उसको अगर गलत कर दिए तो यार ये तो फिर जो इजी डुएबल क्वेश्चन का अगर आप लॉस कर रहे हो तो फिर उसकी सिली मिस्टेक आगे कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इनको थोड़ा अच्छे से रिव्यू करो और वो मिस्टेक आगे कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको श्योर शॉट मार्क दे जाएंगे।
देन गाइज आते हैं हम स्लो मूविंग के क्वेश्चन जो आपने करेक्ट किए। देखो करेक्ट तो हो गया है, लेकिन फिर इसका जो आपको अगेन पता है कि जब आप मॉक टेस्ट सबमिट करते हो, रिजल्ट आता है तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको दिखता है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिखता है। तो आपने जिस मेथड से सॉल्यूशन निकाला परफेक्ट, लेकिन वो टाइम लिया ना, क्योंकि एस मतलब क्या, स्लो, तो उसने टाइम लिया है। तो अगर उसने टाइम लिया है गाइस, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इसकी कोई अल्टरनेटिव मेथड है, आपको वो सॉल्यूशन देखना है। मैंने क्या कहा, जो आपने फास्ट सॉल्व कर दी उसकी सॉल्यूशन भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो गया ना फास्ट, क्या देखे। लेकिन जो स्लोली सॉल्व किए करेक्ट आया है, लेकिन उसकी कोई अल्टरनेटिव मेथड है, जो ट्रिक है जो फास्ट हो जाए, वो हमें क्लिक नहीं हुई उस मॉक टेस्ट के टाइम, लेकिन उसकी कोई एक ट्रिक हो या उसकी कोई एक कॉन्सेप्ट अप्रोच हो जो आपने सीखा है। आप शायद इक्वेशन मेथड से चले गए, उस क्वेश्चन को अजम्पशन मेथड से करना था और उससे आपका काम बड़ा इजी होने वाला था, तो उन चीजों को रिवाइज करो। तो जो ट्राई टू फाइंड आउट सम अदर फास्ट सॉल्विंग अप्रोचेस इफ एनी। ऐसा नहीं कि 100 में से 100 क्वेश्चन के फास्ट सॉल्विंग अप्रोचेस आपको मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स कोई क्वेश्चन डिजाइन ही वैसे होते हैं कि थोड़ा सा बच्चा उसमें टाइम दे, नहीं तो फिर एग्जाम डिजाइन ही तो वैसी होती है ना कि हर तरह का फ्लेवर बच्चों को मिले। और ये ऐसे क्वेश्चन को अगर आप फर्स्ट राउंड में लोगे तो फिर यही तो वो चाहता है एग्जामिनर, आप उसमें ट्रैप में फंस जाओ, लेकिन आपने उसको बाद में लिया, सेकंड राउंड में लिया। ऐसे क्वेश्चन सेकंड राउंड में लो, लेकिन कोशिश एक लास्ट में जरूर कर लो एनालिसिस के टाइम कि इसकी कोई अदर अप्रोच है जिससे मैं उसको फास्ट कर सकता था, जिससे मैं उसको फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट कर सकता था। अगर है तो सीख लो, कैसे आपको अगेन अपने रिजल्ट में सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपने करेक्ट किए हैं बट स्लोली किए हैं, टाइम ज्यादा ले लिया, कैलकुलेशन ज्यादा कर लिया है, तो फाइंड आउट सम अदर फास्ट सॉल्विंग अप्रोचेस इफ एनी। एंड वो क्वेश्चन गाइस जिसमें आपने टाइम भी लिया और गलत भी हुए, भाई ये तो हर तरीके से अपनी वाट लग गई ना। मतलब आपने टाइम भी ले लिया यानी वेस्ट हो गया टाइम, आपने गलत भी कर लिया यानी निगेटिव मार्किंग। तो ये तो बड़े रिस्की क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये तो भी ठीक है रॉन्ग हुए, लेकिन आपने कम से कम टाइम तो ज्यादा स्पेंड नहीं किया था, इसमें तो आपका टाइम भी बर्बाद हुआ, मार्क भी निगेटिव। तो भाई ट्राई टू फाइंड आउट करेक्ट अप्रोच। अगेन वो सॉल्यूशन जो आप सबमिट करने के बाद आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखता है, उससे इन क्वेश्चन का करेक्ट अप्रोच ढूंढो। यार इतना टाइम देके भी ये गलत कैसे हो गया, ये करेक्ट क्यों नहीं आया, तो उसका क्या करेक्ट अप्रोच था वो लर्न करने की कोशिश करो, है ना। ट्राई टू फाइंड आउट करेक्ट अप्रोच फॉर सॉल्विंग एंड रिवाइज इफ रिक्वायर्ड। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये अप्रोच तो मैं भूल ही गया था, हाँ यार ये अप्रोच तो याद आ रहा है कि पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है लेकिन मैं भूल ही गया था, ये फॉर्मूला मैं भूल ही गया था, तो अब उन चीजों को एक बार रिवाइज करो, ठीक है। रिवाइज इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा रिस्की, इन चारों में सबसे ज्यादा रिस्की ये सेक्शन है। रॉन्ग ये भी है, रॉन्ग ये भी है, बट कम से कम इसने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, इसने आपका टाइम भी वेस्ट किया है। और वो टाइम वेस्ट जो हुआ है वो कहीं ना कहीं वो पैनिक लेवल आपका बढ़ा चुका है, और उस वजह से उसका इंपैक्ट और अगले क्वेश्चन पे भी होने वाला है। तो सोचो ये कितना रिस्की है। तो ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में, इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी क्वेश्चन को ईगो पे मत लो। अगर आपको लग रहा है ये सॉल्व नहीं हो रहा है, भले आपके फेवरेट टॉपिक का क्यों ना हो, अगर आपको लग रहा है 1 मिनट तक उसका ABCD भी नहीं समझा है, आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। और अगर टाइम दे ही दिया तो उसको करेक्ट करो, बराबर। ये इंटेंशन से किया, अब ये मेरे को समझ गया, अब ये करेक्ट होगा ही मेरे से, अब दे देता हूँ, चलो इतना टाइम दे दिया, 1 मिनट और दे देता हूँ, इतना 1.5 मिनट दे दिया था, 1 मिनट और देता हूँ, लेकिन अब मुझे उसकी ABCD समझ गई, मैं इसको सॉल्व करके रहूंगा, दैट इज ओके। लेकिन 1 सवा मिनट तक समझ ही नहीं रहा है कुछ भी, फिर भी आप लगे पड़े हो क्योंकि सर ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, नहीं, एग्जाम में नहीं, आगे बढ़ो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाओ। वो क्वेश्चन जो अनसीन रह गया आपसे और इसलिए आप आखिरी तक सॉल्व नहीं कर पाए, वो क्वेश्चन आपकी राह देख रहे हैं, हो सकता है वो बड़े डुएबल हो। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन जो कि आपसे करेक्ट नहीं हो पाए, टाइम भी वेस्ट हुआ, इनको देखो करेक्ट अप्रोच क्या था। और अगर देखते समय आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक तो, ये कॉन्सेप्ट तो मैं भूल ही गया, तो उसको रिवाइज करो। देन गाइज ये हुआ फास्ट में रॉन्ग करेक्ट, स्लो में रॉन्ग करेक्ट। नाउ मैंने कहा ना अगेन, वो जो आप सॉल्व ही नहीं कर पाए उसमें जो अनसीन रह गया, सो ट्राई टू यूज प्रॉपर स्ट्रेटेजी व्हाइल अटेम्प्टिंग मॉक। इसका मतलब आपने वो 1 राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या 5 मिनट रिव्यू टेक्निक वो नहीं यूज किया है। जरूरत पड़े तो यहां पर भी 5 मिनट रिव्यू टेक्निक यूज करना शुरू करो। अगर आपसे मल्टीपल राउंड वाला स्ट्रेटेजी सिर्फ काम नहीं कर रही है, मल्टीपल राउंड मतलब वही फर्स्ट राउंड में बहुत फास्ट और इजीली डुएबल, सेकंड राउंड में डुएबल बट थोड़ा टाइम टेकिंग, तो अब वो करने में आपके सारे क्वेश्चन पे एक बार नजर तो जानी चाहिए। आखिरी तक आप वो वैसे क्वेश्चन ढूंढोगे ना जो बहुत फास्ट हो जाए और डुएबल है, ठीक है। फिर सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन जो आपने देखते देखते लगा था कि हो जाएगा बट टाइम लेगा, इसलिए आपने उसको रिव्यू के लिए रखा था, बाद के लिए रखा था। तो गाइज अगर मल्टीपल राउंड स्ट्रेटेजी आपके लिए काम नहीं कर रही, तो पहले पेपर जब आपके सामने 5 मिनट रिव्यू कर डालो, जैसे मैंने VRC के लिए बोला था, कॉन्ट के लिए भी कर डालो,
ठीक है, 5 मिनट रिव्यू कर लो कि कौन से क्वेश्चन मुझे फर्स्ट राउंड में करना है, आखिरी तक देख लो। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए गाइस कि जो आपने देखा ही नहीं। देखकर सॉल्व नहीं हुआ दैट इज ओके, देखकर आपने सोची समझी डिसीजन लिया है कि इसको मैं सॉल्व नहीं करने वाला, ये बहुत टाइम टेकिंग है और पता नहीं मेरे से होगा भी नहीं, होगा कि या नहीं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ो। लेकिन देखा ही नहीं और फिर पता चला कि यार वो क्वेश्चन तो बड़ा हलवा था, बाहर आके पता चला बच्चे बोल रहे थे यार वो लॉग वाला क्वेश्चन कितना इजी था, और आपने सोचा यार लॉग, वहां तक तो मैं पहुंचा ही नहीं, तो ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है गाइस। इसलिए अगर आप देख ही नहीं पा रहे हो कुछ क्वेश्चन को, तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी अभी भी आप यूज नहीं कर रहे हो मॉक देते समय, तो उसको दो। 5 मिनट रिव्यू टेक्निक क्यों ना हो, मल्टीपल राउंड टेक्निक क्यों ना हो, जो मैंने आपको बताया। एंड गाइज वो जो आप देखकर नहीं कर रहे हो दैट इज, वो तो आपका एक डिसीजन है ना। सो आप चाहे तो अभी लर्निंग फेज में हो तो उन टॉपिक को सीखने की कोशिश करो, बट एग्जाम में दैट इज ओके। उससे पैनिक मत हो जाना यार ये क्वेश्चन तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने अभी भी बोला है आपको, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कोई नहीं करने वाला, बस कोशिश होनी चाहिए मैक्सिमम अटेम्प्ट विथ 100% एक्यूरेसी। सो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को ट्राई टू लर्न एंड रिवाइज द कॉन्सेप्ट इफ रिक्वायर्ड। अब ये फेज डेफिनेटली इंदौर में नया कुछ करने की नहीं है, बट जिपमैट के लिए आप वैसे कर सकते हो नया, है ना, इंदौर के एग्जाम के बाद। तो यस गाइज, ये होनी चाहिए आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी फॉर फास्ट सॉल्व क्वेश्चन जो करेक्ट आया है, रॉन्ग आया है, स्लोली सॉल्व क्वेश्चन जो करेक्ट आया है, रॉन्ग आया है, एंड नॉन सॉल्व क्वेश्चन जो देखे ही नहीं इसलिए सॉल्व नहीं हो पाए, और देखकर आपने डिसीजन लिया नहीं सॉल्व करने का क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होगा, मे बी आपका वो जो टॉपिक है उतना स्ट्रेंथ नहीं होगा, आपका वो वीकनेस होगा, ठीक है। तो दैट इज ओके, बट देख ही नहीं पा रहे हो तो अपनी स्ट्रेटेजी अभी भी इंप्रूव कर लो गाइस। सही से अप्रोच, सही से एनालिसिस करो, 5 मिनट रिव्यू टेक्निक की जरूरत पड़ रही है या मल्टीपल राउंड सिलेक्शन की, वो सही से अप्लाई करो। सो यस गाइस, अगर ये सब चीजें सही ढंग से करोगे तो अल्टीमेटली आपको पता है आईपी मैट जैसी एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो पहिए पे चलती है, एक स्पीड और एक एक्यूरेसी। तो अगर सही ढंग से एनालिसिस करोगे, सही सिलेक्शन करोगे, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी बार बार रिव्यू करने से, अपनी गलतियों को ध्यान में रखकर नेक्स्ट टाइम ना करने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और अल्टीमेटली आपका एंड रिजल्ट वही होगा जो आपका सपना है, यानी आईपी मैट क्रैक्ड। आईपी मैट क्रैक्ड। थैंक यू सो मच गाइस, इसको जितना हो सके उतना यूटिलाइज करो, और हो सके तो एक शीट बनाते चलो, अपने परफॉर्मेंस का ट्रैकर बनाते चलो शीट में कि फर्स्ट टेस्ट में इतने आए, उसमें मेरे फास्टली सॉल्व इतने क्वेश्चन थे, नॉन सॉल्व इतने क्वेश्चन थे, है ना, स्लोली सॉल्व इतने क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन जो मैं देख ही नहीं पाया वो भी थे। तो कोशिश करो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में वो नंबर कम हो जाए, फास्ट सॉल्व वाले बढ़ जाए, करेक्ट वाले बढ़ जाए, स्लोली सॉल्व वाले कम हो, यानी वो क्वेश्चन जो आप देख ही नहीं पा रहे वो कम हो। धीरे करते करते वो नहीं देखने वाले क्वेश्चन तो जीरो पे लाना है। ट्रैकर मतलब आपको अगेन कहा ना, कंपैरिजन करना है तो खुद के परफॉर्मेंस से करो, इसलिए वो एक ट्रैकर शीट बनाओ अपने ओवरऑल मॉक की। दूसरे के क्या आ रहे वो मत देखो, बस अपना अगर परफॉर्मेंस आपको इंप्रूव होते दिख रहा है तो आप सही जा रहे हो, आप आईपी मैट क्रैक करोगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय, एंजॉय।